परख के इस संस्करण में बात एक प्रश्न की, एक ऐसे प्रश्न की जो बुरी तरह झकझोर देता है। कभी सोचा है जब इलाज करने वाला हाथ जान लेने पर उतर आए तो क्या होगा? जब स्टेथोस्कोप ने बारूद और बंदूक का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया तो क्या होगा? जब कोई यूनिवर्सिटी की क्लास एक आतंकी मॉड्यूल की लेक्चर थिएटर बन जाए तो क्या होगा? 10 नवंबर 2025 लाल किला। एक डॉक्टर उमर नबी भट्ट, एक कार जिसमें डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं थी, 350 किलो मौत का सामान भरा था। एक बड़ा धमाका, ऐसा धमाका जिसकी धमक से एक झटके में 16 जिंदगियों की लौ बुझ गई। और एक बड़ा सवाल, भारत का सबसे बड़ा खतरा जंगलों में छुपा है या विश्वविद्यालयों में पनपने लगा है? हम बात कर रहे हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म की। हम बात कर रहे हैं आतंकवाद के नए चेहरे की। हम सोचते थे आतंकी वही हैं जो गरीबी, हताशा या हथियार के लालच में फंसते हैं, इस गलत राह पर आगे फिसल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। पर नया सच इससे कहीं ज़्यादा डरावना है। ये आतंकी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, आईटी विशेषज्ञ हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज सबसे ज़्यादा भरोसे से देखता है, और यही भरोसा आज सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बन चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी, या कहिए भारत की अल शिफा केस स्टडी। याद कीजिए, गाजा में अल शिफा अस्पताल हमास का आतंकी मुख्यालय था। भारत में अल फलाह यूनिवर्सिटी जैश ए मोहम्मद का गढ़ बन गई थी। कमरा नंबर 13, बिल्डिंग 17, जहां पढ़ाई नहीं, असॉल्ट राइफल रखी गई, जहां क्लास नहीं, रेडिकल लेक्चर चलते थे, जहां डॉक्टर नहीं, बम बनाने वाले तकनीकी विशेषज्ञ तैयार किए जाते थे। ये मेडिकल रेडिकल्स हैं, सफ़ेद कोट के अंदर का काला चेहरा, काला एजेंडा। डॉक्टर मुजम्मिल, 360 किलो आरडीएक्स का लॉजिस्टिक्स प्रमुख। डॉक्टर शाहीन, जेएम की महिला विंग बनाने वाली। डॉक्टर निसार, राज्य के लिए खतरा बताकर बर्खास्त किया गया, फिर भी यहाँ प्रोफेसर नियुक्त किया गया। ये लोग सिर्फ पढ़े लिखे नहीं, ये लोग समझदारी से कट्टर बनाए गए थे। यही आतंकवाद का सबसे परिष्कृत, सबसे खतरनाक स्वरूप है, हाईली एजुकेटेड टेररिस्ट। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की कहानी क्या है? कट्टरपंथ का कारखाना है, कट्टरपंथ की फैक्ट्रियों की पूरी कतार है। रिसर्च पेपर्स बताते हैं कट्टरपंथ अब मदरसों से नहीं, पाकिस्तान की आधुनिक यूनिवर्सिटी से पैदा हो रहा है, वहाँ से आगे बढ़ रहा है। 70% छात्र शरिया शासन के पक्ष में हैं। स्कूलों में कौन सी पढ़ाई हुई थी? कॉलेजों में क्या पढ़ाया जा रहा है? 12% ISIS तालिबान को इस्लाम की सेवा मानते हैं। 60% ने कैंपस में कट्टरपंथी सामग्री देखी है। IJT जैसे संगठन खुली जिहादी राजनीति का मंच बन गए। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये वो विचार है जो सीमाएं पार कर भारत तक पहुंच गया है। भारत में डिजिटल जिहाद, इंजीनियर डॉक्टरों की भर्ती, ISIS और ISKP ने हथियार से नहीं, टेलीग्राम, सिग्नल और ऑनलाइन मैगजीन से भर्ती शुरू की। शामी विटनेस एक इंजीनियर का हैंडल है, 5 लाख की कॉरपोरेट नौकरी उसके पास थी। रात में ISIS का डिजिटल जनरल ये व्यक्ति था। डिजिटल जिहाद आज के व्हाइट कॉलर आतंकवाद की रीढ़ है। अब जरा इस्लामोफोबिया बनाम काफिरोफोबिया की बहस को भी समझ लेते हैं। ये बहस है या वास्तव में बौद्धिक अपराध है? दुनिया में एक शब्द का अनवरत शोर उठा है, बड़ा हल्ला उठा है, इस्लामोफोबिया। यानी इस्लाम को बेवजह ऐसा चित्रित किया जा रहा है कि लोगों में उसका भय फैलने लगे। परंतु वास्तव में क्या है? इस्लाम का कैसा अनुभव
दुनिया कर रही है। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर इस्लामोफोबिया की बात होती है तो काफिरोफोबिया की बात क्यों नहीं होती? वो आतंकी, वो कट्टरपंथी जो दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो किस भावना से प्रेरित हैं? उनके लिए निर्दोष निरपराध लोग काफिर ही क्यों हैं? इस काफिरोफोबिया की चर्चा इस्लामोफोबिया के साथ क्यों नहीं होती? हिंदूफोबिया की चर्चा नहीं होती, क्यों नहीं होती? इन सब पर खामोशी क्यों? ये खामोशी बड़ी है। इस खामोशी की कीमत भारतीय समाज चुका रहा है और दुनिया भी चुका रही है। कट्टरपंथ के पीड़ित सिर्फ एक वर्ग के लोग नहीं हो सकते, आज पूरी मानवता इसे झेल रही है। इसलिए किसी भी समुदाय की कट्टरता को न छिपाया जाए, न ढका जाए। ये मानवता का आग्रह है। अगर ये आग्रह पूरा नहीं होता, एक पक्षीय बात होती है, तो ये बौद्धिक और राजनीतिक अपराध है। ऐसे में निदान क्या है, समाधान क्या है? भारत को अब सुरक्षा की एक नई परिभाषा चाहिए। ये परिभाषा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि दुश्मन बदल चुका है। वो अब पहाड़ों में नहीं, कैंपस में है, लैब में है, ऑफिस में है। इस देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी दुश्मन हो सकता है। समाधान की बात करें तो एक समाधान है विश्वविद्यालयों का डी रेडिकलाइजेशन, छात्रों की ठीक पड़ताल। राष्ट्रवादी नैतिक शिक्षा जो इस देश का संविधान तैयार करने वालों ने जिसका आग्रह रखा था, जिसका सपना देखा था, संस्थानों में छात्रों की प्रोफाइलिंग, फैकल्टी का ऑडिट, डिजिटल निगरानी, मनोवैज्ञानिक इंटरवेंशन, ये आज की आवश्यकता बन गई है। सामुदायिक संरचनाओं में सुधार की भी अपेक्षा है। कट्टरपंथी संस्थानों की पहचान हमें करनी होगी। विदेशी फंडिंग पर और अधिक सख्ती से नियंत्रण की आवश्यकता है। स्थानीय धार्मिक नेताओं का, मतपंथ के शीर्ष अग्रणी नेताओं का सहयोग लेना होगा। ये एक ऐसी चुनौती है जिसके लिए वैश्विक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। यूएई का एक मॉडल है, इंडोनेशिया का डीरेडिकलाइजेशन का एक मॉडल है, फ्रांस के एंटी सेपरेटिज्म के कानून हैं। चीन ने भी बड़ी कड़ाई से, बड़ी सफाई से कट्टरपंथ को काबू किया है। ये सारे उदाहरण हैं जिससे भारत के लिए आगे की राह तैयार हो सकती है। ये मानवता के लिए एक साझा लड़ाई है। ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं है, किसी मजहब से नहीं है। ये लड़ाई कट्टरपंथ बनाओ मानवता की है। एक राष्ट्र के विरुद्ध नहीं, पूरी सभ्यता के विरुद्ध खतरा पनप रहा है। ये लड़ाई उस खतरे के विरुद्ध है। अगर हमने वाइट कॉलर टेररिज्म को न रोका तो आरएक्स से आरडीएक्स तक की जो सीढ़ियां तैयार हो रही हैं, ये जो यात्रा नौजवान कर रहे हैं, ये दुनिया के हर विश्वविद्यालय में, हर अस्पताल में, हर लैब में दोहराई जा सकती हैं। ये रेसिपी खतरनाक है। आरएक्स जो डॉक्टर के पर्चे पर लिखा होता था, उसका लैटिन में अर्थ ही है उपचार की पद्धति, उपचार की रेसिपी। आज पर्चे पर आरएक्स लिखने वाले हाथ आरडीएक्स की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। उनके निशाने पर पूरी मानवता है। आज सवाल सिर्फ भारत का नहीं, पूरी मानवता का है। क्या हम भविष्य की पीढ़ियों को एक सुरक्षित दुनिया देना चाहेंगे, या एक ऐसी दुनिया जहां डॉक्टर जिहादी हों और यूनिवर्सिटी आतंक की फैक्ट्री? चुनाव हमें करना है, अभी करना है, क्योंकि वाइट कोट का आतंक सबसे काला खतरा है, सबसे भयंकर खतरा है और इसे रोकना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। आज परख में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ।